हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं कमलकांत तिवारी, जिन्होंने यूपीपीसीएस-जे में 28th रैंक हासिल की है और करियर विल के स्टूडेंट रहे हैं। शुरुआती दिनों से रहे हैं, 2019 में हमारे साथ जुड़े थे और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं उनसे और जानेंगे उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में। और क्योंकि हमारे ये जो भी इस तरह के सेशंस हम करते हैं, वो हमारे बाकी एस्पिरेंट्स के लिए किस तरह से इनपुट के तौर पे काम करें, कैसे उनकी सफलता में मदद करें, यही पर्पज़ होता है। तो इस पूरी यात्रा को जानेंगे, समझेंगे और अपने लिए जो भी हमारे लिए इनपुट्स हैं वो लेंगे। मैं स्वागत करता हूँ कमल आपका इस थैंक यू सेशन में। सर, थैंक यू पहले सो तो मच। बहुत बहुत बधाई थैंक यू इस सर, बड़ी थैंक यू सो सफलता के लिए। मच। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था, यस सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट तो था। बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर लोगों को एक इंस्पिरेशन देगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस जैसा एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस-जे जैसा एग्ज़ाम भी क्लियर किया जा सकता है। सो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत करें अपने स्कूलिंग डेज से। कैसे रहा, क्या रहा, कैसे पढ़ाई में थे, कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रुझान बना आपका? मेरा नाम कमलकांत तिवारी है और मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरी स्कूलिंग 12th तक की सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज लखनऊ से ही हुई है। देन आफ्टर आई टुक एडमिशन इन एलएलबी ऑनर्स एंड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड देन आई हैव डन माय एलएलएम फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 2022। ओके। ओके। 2022। और सर जर्नी की स्टार्टिंग से बात करूँ तो मैं सर स्टार्टिंग से ही पढ़ने में मैं एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही स्टूडेंट था और मेरे मैथमेटिक्स में मेरा बहुत ही मतलब रुझान था। ओके। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि इंटरमीडिएट के बाद मैंने लॉ ऑनर्स में एडमिशन लिया और उसके बाद ही से मेरा जुडिशरी की तरफ मतलब रुझान बढ़ता चला गया और मैंने इसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन की। अगर मैंने मैं कॉर्पोरेट पूछ सकूं कि वो क्या सिचुएशन थी, मतलब क्योंकि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में था, फिर जुडिशरी की तरफ ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सर एक्चुअली जब मैं क्लास 2 और 3 में था तो एक बार फादर ने ही ऐसे बातचीत हो रही थी मेरे बड़े पिताजी के साथ फादर की, तो उन्होंने बोला कि इसको मैं लॉ कराऊंगा और उसके बाद इसको जुडिशरी की तरफ मैं मतलब चाहूँगा। उनकी ऐसी इच्छा थी ओके। कि ये मेरा बच्चा जुडिशरी करे। ओके। तो वो बात हो सकता है मुझे घर कर गई उस टाइम। तो उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के बाद मैंने और कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा जाना है या ये करना है। सीधा मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया और उस वहीं से सर अगर देखा जाए तो मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई। ओके। तो मतलब घर परिवार का, माता पिता का सपोर्ट था इस चॉइस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे मदर फादर सर स्टार्टिंग से ही हम लोग ने जो भी पढ़ाई करनी चाहिए कभी भी ऐसा मतलब हमारी लोग की एजुकेशन को कभी भी एक डायरेक्शनल मोल्ड नहीं किया कि आप यही करो। बिल्कुल। जो हम 4 भाई बहन हैं, हमने जो पढ़ाई चाहिए वही स्टार्टिंग से की और उनका फुली सपोर्ट हमको रहा स्टार्टिंग से ही, हम चारों भाई बहन को। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ी लर्निंग है आजकल के पेरेंटिंग के लिए भी। बिल्कुल सर। बिकॉज जब हम कुछ शायद थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो फिर उनका नेचुरल सेल्फ निकल के नहीं आ पाता। जी सर। ओके। सो आपकी ये एलएलएम कंप्लीट हुई है 2022 में? यस सर, ओके। एलएलएम। और करियर विल से कब जुड़ना हुआ आपका, कैसे पता लगा करियर विल के बारे में? सर एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मेरी एलएलबी थ्रू आउट मैंने पूरे 5 साल हिंदी मीडियम से ही अच्छा। एलएलबी कंप्लीट की। तो सर लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अगर आपको इस फील्ड में जुडिशरी फील्ड में आगे जाना है या कंपटीशन में भी अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते हो। तो बिल्कुल। मैं सर यूट्यूब पर ही इंग्लिश क्लासेस के लिए सर्च कर रहा था तो ऑल ऑफ सडन सर आपकी क्लास मुझे मिली यूट्यूब पर और वहाँ पे मैंने आपकी एक ही क्लास की। उसके बाद मैंने नीचे कैरियर विल का लिंक था, वहाँ से ऐप डाउनलोड किया और मैंने आपकी क्लास ली। और सर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताऊँ कि आपकी क्लास मैंने आपके बैच स्टार्ट होने के 10-15 दिन बाद ली थी। ओके। तो उसका जो बेसिक फ़ी थी वो 599 थी, लेकिन मैंने वो 2200 में वो बैच लिया था। ओहो। सर मुझे इतनी आपकी क्लास पसंद आ गई कि मैंने कहा अब इसको तो लेनी है क्लास। उसके बाद मैंने सर आपकी बेसिक क्लास भी ली, उसके बाद मैंने वोकैबुलरी वाली क्लासेस भी ली और कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लास जो आपकी थी सर वो उसमें भी मैंने एडमिशन लिया। ओके। और मेरा सर मुझे लगता है कि मेरे साइड से सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए जो बेनिफिशियल रहा वो ये रहा कि मैंने जर्नी को एंजॉय किया सर। क्योंकि मुझे एसएससी सीजीएल और बैंकिंग इन सब की तरफ जाना ही नहीं था। तो जो आप पढ़ाते थे मैं उसे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंगली और इन्जॉय करते हुए पढ़ता था। तो सर वो मुझे लगता है कि सर एक रीज़न रहा कि मैं इंग्लिश को इतना नॉर्मली ले पाया। वरना एक लैंग्वेज स्विच करना, वो बिल्कुल। भी अगर आप
ग्रेजुएशन या जो भी कर रहे हो बिल्कुल आपने हिंदी में किया और डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना, तो सर अगर आपका सपोर्ट प्रॉपर ना हो तो आप हो सकता है ये टफ हो जाता मेरे लिए भी सर। और सर मैंने कैरियर विल से और अभिषेक सुमन सर की हिस्ट्री स्पेशल और विवेक यादव सर की ज्योग्राफी स्पेशल जीएस की भी क्लासेस ली। ओके। सर उसका भी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन रहा जीएस, मेरी जीएस इंप्रूव करने में। बिल्कुल। तो इसमें जो मतलब मुझे दो इनपुट्स बड़े नज़र आ रहे हैं, एक तो जो आपने इन्जॉयमेंट वाली बात कही कि कोई प्रेशर नहीं लेना, जी सर। और दूसरी बात ये कि इस इन्जॉयमेंट की वजह से शायद आप इस लेवल पे पहुंच पाए कि पेपर भी आपने इंग्लिश मीडियम में दिया। यस सर, यस सर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मैं थोड़ा इस पे स्ट्रेस भी देना चाहूँगा क्योंकि एक बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन तक आपने हिंदी मीडियम लिया, फिर मीडियम चेंज करना, उससे एग्ज़ाम देना और सिलेक्शन लेना। तो इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही हुआ था? यस सर। वो यूपीपीसीएस एक्चुअली सर मैं हिंदी या मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और इंग्लिश मैंने स्विच किया तो मुझे अब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंटरव्यू पैनल ने मुझसे जिस भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज़ किया तो मैंने उसी में जवाब दिया। अगर वो मुझसे ओके। सर इंग्लिश में पूछते तो मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा था अपने इंटरव्यू में, और अगर उन्होंने मुझे हिंदी में क्वेश्चन आस्क किया तो मैं हिंदी में ही आंसर उसका करता। ओके। मैं आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स चाहूँगा, जैसे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और इंग्लिश से एक उनके मन में फियर भी होता है कि मैं कैसे ये ट्रांजिशन करूँ। तो आपने जैसे अपनी जर्नी की बात की, ठीक है मेरे बैच का सहयोग रहा, लेकिन उसमें आपका अप्रोच ज़्यादा है। तो किस तरह का अप्रोच एक स्टूडेंट को लेके चलना चाहिए कि वो आसानी से ट्रांजिशन कर सके? सर जैसा मैंने अभी आपको कहा कि मैंने इस जर्नी को पूरा एंजॉय किया सर, तो मैं पहला यही कहूँगा कि अगर आप एक डिसीजन लेते हो, क्योंकि एक ये टफ कॉल है, आप एक मीडियम चेंज कर रहे हो, उस मीडियम से उसमें जा रहे हो जो बिल्कुल आपके लिए नया है, तो पहला तो आप अपने जो आपने जो भी डिसीजन लिया है उस पर आप बिल्कुल स्टैंड करो। क्योंकि आपको कई लोग अगल बगल मिलेंगे जो कहेंगे आपको डिमोरलाइज करने की एफर्ट करेंगे, पूरा करेंगे। आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है या आपकी फैमिली हो, फैमिली आपको डिमोरलाइज इस सेंस में नहीं करेगी कि आप मतलब आप वो चीज़ ना ऑप्ट करो, वो इसलिए करेगी कि कहीं आपके लिए नुकसानदायक ना हो जाए वो। तो सर आप अपने डिसीजन पर स्टैंड करो। बिल्कुल। तो सर पहला तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो सोचा, और लकीली सर मेरी फैमिली ने भी मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे फादर स्टार्टिंग से ही कहते थे कि बेटा हिंदी मीडियम है सब ठीक है, लेकिन आप तुम इंग्लिश से कब तक भागोगे। तो बिल्कुल। सर मेरे लिए तो एक ये मैं बहुत लकी रहा कि मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। तो सर पहला ये कि आप जो भी डिसीजन लिए हो उस पर स्टैंड करो। दूसरा ये कि सर आप उसको इंजॉय करो और आप कभी उसको एक बर्डन की तरह ना लो कि यार बिल्कुल। स्विच कर लिया है, और आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्विच किया है तो अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। क्योंकि सर सक्सेस में हमें लगता है कि सबसे बड़ा कोई हिंड्रेंस होता है तो वो हम खुद होते हैं अपने लिए। बिल्कुल। क्योंकि जो सर माइंड में क्लैशेज होते हैं ना सर, वो सबके आते हैं, बट उसे कैसे ओवरकम करना है वो केवल हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, बिल्कुल। लेकिन जो इनर मोटिवेशन आता है वो सर परपीचुअल टाइम के लिए सर हमारे साथ रहता है, और वो हमको टाइम टू टाइम अंदर से वो मोटिवेट करता रहता है। तो सर ये 2-3 पॉइंट हैं कि आप जो डिसीजन लिए हो उस पर आप कायम रहो, आप जर्नी को एंजॉय करो, और आप पीछे मुड़ने की ना सोचो। आपको अपने आप मतलब देखिए कि आपकी चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगी। बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस सर सबसे बड़ा की है कोई भी कंपटीशन को बीट करने का सर। अगर वो नहीं है ना तो हमको सब चीज़ आते हुए भी हम एग्ज़ाम नहीं बीट कर पाएंगे। सर मेरे तो सामने ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, क्योंकि ये बच्चों का सवाल फिर होता है कि सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सर ये कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा जब हम जिस भी फील्ड में हैं हमारा माइंडसेट क्लियर हो बिल्कुल। कि हमें यही करना है। जैसे अब सर जब मैं LLB 3 ईयर में था तो मेरे कई फ्रेंड्स में, इवन कई रिलेटिव्स ने भी कहा कि अब तो तुम 3 ईयर हो गए हो तो ग्रेजुएशन हो गई है, तो अब तुम SSC CGL की तरफ भी जाओ। तो मैंने यही कहा कि भाई मुझे उसमें जाना होता तो मैं लॉ ऑनर्स क्यों ही करता। बिल्कुल। मुझे SSC CGL ही या बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी होती तो मैं सिंपल ग्रेजुएशन करके उसी लाइन में मैं आ जाता। तो मेरा एक यहाँ माइंडसेट क्लियर था कि मुझे दूसरे डायरेक्शन में काम वर्क ही नहीं करना है। अपनी एनर्जी को मैं क्यों लॉस्ट करूँ। सर पहला तो ये कि आप एक टारगेट सेट करो अपने लिए। क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन होना चाहिए। यस सर, ये नहीं कि हर दिशा में जा रहे हैं आप। अब सर जैसे मैं देखता हूँ कि कई बच्चे हैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSC की, अब वो RO भी देंगे, लेखपाल का आएगा तो वो भी देंगे। सबको लगता है ना कि हर एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम एक अलग एफर्ट की डिमांड करता है। तो उस एफर्ट से अगर हम उस डायरेक्शन में सर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ही हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से ही हमारे आता रहेगा। तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो सबसे मतलब पहला पॉइंट मैं यही कहूँगा कि आप अपने डिसीजन पर कायम रहो
और लगातार उस डायरेक्शन में आप वर्क करते रहो। बिल्कुल। तो सर जो एक बोलते हैं ना नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं वो आपके साथ हो जाएंगे। ना वो फिल्म वाला जो डायलॉग है कि बिल्कुल, सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाएगी। जाती है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर मैं उसको समराइज कर सकूं जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले तो भाई क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन, क्लैरिटी ऑफ गोल, कि आप अगर एक एग्जाम को टारगेट करके उस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसके लिए जो कुछ चाहिए और प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी में लगातार अपने आप को बेहतर कर रहे हो, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। ये कहीं और से नहीं आता। बिल्कुल सर। ये हमारी मेहनत पे ही डिपेंड करता है। और वो जैसे कमल ने कहा, क्योंकि मन में ये सवाल पैदा होता है ना कि यार इस तरह का एग्जाम, पीसीएस जैसा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कमल एपीओ भी सिलेक्टेड हैं आप यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में भी, तो एपीओ के बाद इनका पीसीएस-जे का ये रिजल्ट आया। तो ये तभी पॉसिबल है, जैसा कि इन्होंने खुद एग्जाम्पल में कहा, कि आसपास की आवाज़ें कि ये भी कर लो वो भी कर लो। भाई 10 लोग तो 10 तरह की बातें करेंगे, और वो बातें डिपेंड करती कि वो आपको कैसे परसीव करते हैं या उनका किस तरह का माइंडसेट है। लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे आप अपने आप को सबसे अच्छे तौर पे जानते हैं, तो पहले अपनी दिशा तय करें, उसके लिए जो काम है वो करने, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है, मैंने ठीक कहा कमल? यस सर, यस सर। तो अब अभी इसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या चेंज हुआ है ज़िंदगी में? कितने रिश्तों के लिए फ़ोन आ गए अब तक? सर ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। वो तो बिल्कुल, सर बिल्कुल, फादर के बिल्कुल। पास भी मेरे पास भी सर काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आए। बट सर एक कोई भी एग्ज़ाम बीट करके कोई पोस्ट होल्ड करना और एक सबसे बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना, और आप कैसे हर सिचुएशन में आप कूल एंड काम रहते हो सर, ये सबसे बड़ा एक मतलब एक इसकी ये चीज़ करने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सर जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सर बियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इस चीज़ में मेरा मतलब अगर मेरी ये पर्सनैलिटी डेवलप होने में देखा जाए तो सर मैंने लॉ की कोचिंग लखनऊ में प्रबुद्ध पीसीएस-जे एकेडमी से की है, डॉक्टर टी.आर. सिंह सर के डायरेक्शन में। ओके। तो मेरी इस ऐसी पर्सनैलिटी होने का मैं पूरा क्रेडिट अपने सर को ही दूंगा, क्योंकि सर जज तो मैं बन जाऊं, लेकिन अगर मेरा मतलब मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ तो मैं जस्टिस डिलीवर कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो सर इसके लिए सबसे मतलब जैसे अभी आपने कहा शादी के रिश्ते और ये वो, तो सर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इस फेज को भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और फैमिली में भी मैंने बोल रखा है कि आप भी इस फेज को एंजॉय करो। तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और सर अब जैसे अभी आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो, तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप कैसे लोगों से मिलते जुलते हो, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, इसका भी सर हमारे ऊपर बहुत ही मतलब एक इफेक्ट पड़ता है। कि बिल्कुल। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते जाओगे। लेकिन पॉजिटिव रहें कैसे? जब हम पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिव लोगों से बातें करें। बिल्कुल। सर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान निगेटिविटी आती ही आती है, सबको आती है, मैं और मुझे भी आई। लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि मैं हमेशा टी.आर. सिंह सर के गाइडेंस में बना रहा। उन्होंने मेरी हर मतलब एक स्टेज जो होती है, हर स्टेज पे लाइक पेरेंट उन्होंने मुझे ट्रीट किया। क्योंकि सर कैरियर विल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ जो टीचर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शंस तो सर वैसे हो नहीं पाता है। बिल्कुल। तो उस वजह से सर बाकी सर की क्लासेस में सर ने जो भी क्लासेस में सर मोटिवेशनल बातें बोलते थे, मैंने नोट्स बनाया तो उसमें मैंने लिख रखी हैं सर की सारी मोटिवेशनल बातें। सर का तो सबसे हिटिंग मुझे वही लगा था, जीरो टू हीरो। इंग्लिश क्लासेस में बेसिक टू एडवांस लेवल में सर बोलते थे जीरो टू हीरो। तो उस इन सब का सर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आप कैसे लोगों के आप घिरे हुए हो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी से पॉजिटिविटी खुद ब खुद झलकेगी, आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से। बिल्कुल। और यही सब सर हमें सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। नहीं, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही इनपुट है। ऐसा नहीं होता। 24 घंटे में अगर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उस टीचर के साथ तो शायद आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे मुलाकात हो, वहाँ से आपको इनपुट मिले, लेकिन बाकी के 24 घंटे आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे लोगों की संगति है, यानी जो भी खुराक हम दे रहे हैं वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं सिर्फ वही टाइम नहीं, बाकी के समय में भी 24 घंटे आप किस तरह की खुराक अपने आप को देते हैं, कैसा इनपुट देते हैं, वो जीवन के आउटपुट और आउटकम के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट। सो और कुछ आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए, खासतौर से एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, जो मैं पूछ ना पाया हूँ या अभी तक बात ना निकल पाई हो? सर मैंने स्टार्टिंग से यही 2-4 बातें हैं सर। मैंने रिजल्ट आने के बाद कई सर लोगों को एड्रेस किया, स्टूडेंट्स की मीटिंग्स को और सबको। तो सर मैंने बार बार यही सबसे ही कहा बिल्कुल कि
2-3 चीज़ें ही सर मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए सर कोई जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, बस उस पढ़ाई को हमें कैसे एक, जैसे नहीं सर हम फूलों की माला बनाते हैं तो एक लड़ियों में पिरोते हैं, तो हमें हैप-हज़ार्ड वे में ना ले जाकर उसको कैसे एक माला की तरह उसको स्ट्रक्चर पिरोना कैसे है, इसको स्ट्रक्चर कैसे उसे देना है सर, वो अगर हम प्रॉपरली कर ले गए तो सर नो डाउट हम सक्सेस तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सर उसको कैसे हम प्रॉपर वे में ले जाएं, उसमें जो मैंने अभी चीज़ें बताई, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कैसे इनर मोटिवेटेड रहें, क्योंकि सर आउटर मोटिवेशन जो होगा, मैंने वही कहा, वो फॉर द टाइमिंग ही होगा, वो कोई भी दे दे XYZ, कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपको सामने लाके क्यों ना खड़ा कर दिया जाए। और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहें और हमेशा अच्छा सोचें, कि ये ना सोचें कि मुझे बनना है। मैं जैसे सर मेरी फ्रेंड से बात होती थी तो वो बोलते थे यार ये है वैसा रिजल्ट, मैंने कहा यार एक बात बताऊं, मैं जज बन चुका हूँ, मुझे बस एक प्रोसेस से गुजरना है। बिल्कुल। तो सर ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले से ही, स्टार्टिंग से ही था कि मैं जज बन चुका हूँ, मुझे एक प्रोसेस से गुजरना है। सर फेलियर मेरे पास भी आई, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने मुझे उतना अफेक्ट नहीं डाला जैसा मैं और अभी लोगों के साथ होते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर फेलियर सक्सेस ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बिल्कुल, है, बिल्कुल, ये सबको ही होना है। और हर फेलियर एक लर्निंग देके जाता लर्निंग है कि देकर भाई जाता क्या है सर। गड़बड़ हुई थी, क्यों सफल नहीं हो पाए आप। बिल्कुल सर। तो सर अभी मेरा उत्तराखंड APO का मैंने इंटरव्यू जैन में दिया था, वहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था। ओके। उसके बाद ही जस्ट यूपी जुडिशरी का प्री था, बट वो रिजल्ट को मैं 2 दिन, आज रिजल्ट आया और कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब हमने नॉर्मल बिल्कुल गेट टुगेदर किया। तो सर ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप आपको करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी ना, तो आप थ्रू आउट द लाइफ आप स्ट्रगल करते रहोगे। आप कोई भी आप टारगेटेड चीज़ अचीव कर लो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं। लाइफ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर लाइफ इज लाइक अ साइनसॉइडल वेव, वो ऊपर नीचे तो चलेगा, ऊपर नीचे तो चलेगा ही। हम कैसे हर सिचुएशन में कूल एंड काम बने रहते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी पर ही डिपेंड करता है। और ये पॉइंट आपने पहले भी मेंशन किया, जो इक्विनामिटी वाला पॉइंट है, सर। काम एंड कंपोजर। बिकॉज कई बार जानती हुई चीज़ें, आती हुई चीज़ें हम एग्जाम में गड़बड़ करके आते हैं जस्ट उस हैब्जर्डनेस की वजह से, क्योंकि हम काम और कंपोज नहीं रह पाते। और ख़ासतौर से आपका जो प्रोफेशन भी है, ये कुछ ऐसे गिने चुने प्रोफेशन हैं जिनको काम एंड कंपोज होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ जिनको लिसनिंग ज़्यादा करनी होती है। अब आपके सामने 2 एडवोकेट्स अपने बहस करेंगे, 1 घंटे बहस चल सकती है, आप उस दौरान कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जो आप लास्ट के 1 मिनट में बोलोगे वही फैसला होगा। बिल्कुल सर। तो वो ऑब्जेक्टिविटी तभी डेवलप होगी जब एक इक्विनामिटी हो, दिमागी रूप से आप शांत हों। और जैसे हमारे धोनी साहब को कैप्टन कूल कहा गया, और हमेशा ये देखा गया कि जब विपरीत परिस्थितियां रही तो बहुत अच्छे तरीके से टीम को भी लीड किया उन्होंने। तो हर एक परफॉर्मर की ये एक हॉलमार्क होता है, काम एंड कंपोज्ड। तो अगर आप काम एंड कंपोज्ड हैं तो फिर आप वहाँ पे रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन में चाबी दूसरे के पास होती है, वो जैसा चाहेगा आपको घुमा देगा, बट रिस्पॉन्स आप तभी दे सकते हैं जब हम काम एंड कंपोज्ड रहें। तो बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट बात की है कमल आपने। जाते जाते, क्योंकि आपका लैंग्वेज से लेना देना भी है कमल, इंग्लिश हिंदी दोनों से हमारा पाला पड़ेगा, और ये आपने एक बड़ा ट्रांजिशन किया कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए। तो जैसे आपने जब कोर्सेज लिए, चाहे वो ग्रामर का जो कंप्लीट कोर्स था मेरा, या उसके बाद मैंने फिर वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन के बैचेस भी अलग अलग लॉन्च किए, तो उससे आपका क्या नज़रिया बदला इंग्लिश को देखने का? सर ग्रामर या वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं पूछ पाऊँ तीनों एरियाज का, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ग्रामर का जो मैंने पूरा एक कंप्लीट बैच लिया, तो सर उससे तो जो इंग्लिश ग्रामर होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही हिली होती है हमारी, हमें इज एम आर वॉज वरी की हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो सर एक वो लेने से मेरा एक मतलब, स्टार्टिंग में भी मैं, हर बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हुआ आया, लेकिन ये वो कॉन्फिडेंस सर डेवलप नहीं हो पा रहा था। आपका जो सर टीचिंग स्टाइल है, जो आपने इतना ईजिएस्ट वे में और सिंपलेस्ट वे में सर बताया, जैसे सर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी तक हम लोग यही जानते थे कि ए एंड द, वो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला ही कॉन्सेप्ट जानते थे, लेकिन उसके परे भी दुनिया है ए एंड द की, कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो सर वो, और जब आप इंटरेस्टिंग वे में बताओगे, हम पहले क्या करते थे, चीज़ों को बस रटने की कोशिश करते थे। सर इंग्लिश की बुक ले लिए, उसमें भी ये सब रूल्स दिए हैं बिल्कुल, कि वॉवेल कॉन्सोनेंट के अलावा ए एंड द कहाँ लगेगा, बट वो हम क्या करते थे सर, रटने के व्यू से पढ़ते थे। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया कोच मेंटोर मिल जाएगा, तो सर वो बताएगा कि कैसे सिचुएशनल हम आंसर करें, कैसे चीज़ों को परखें। क्योंकि सर जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना कि सर ऐसे ही बाल नहीं सफ़ेद हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आपके अंदर चीज़ों को परखने की आर्ट आएगी। और आप परख कैसे पाओगे, जब आपको
थ्रू आउट द किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो। तो सर जो आपने ग्रामर का बैच मुझे पढ़ाया, वहाँ से मेरी ग्रामर बहुत अच्छी हुई। फिर उस ग्रामर का सर इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा ना जब हमारी वोकैब अच्छी होगी, क्योंकि हम सारे रूल जानते हैं बट हमारे पास एक्सप्रेसिव पावर नहीं है। तो एक्सप्रेसिव पावर कैसे आएगी सर? हम सेंटेंस बनाना तो जान रहे हैं बट हमारे पास अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है। तो वो वर्ड्स जो सर आप वोकैब की इतना ईजिएस्ट वे में बताते हो, रूट वर्ड मेथड और भी कई आपने सर बताए हैं, तो सर वहाँ से मतलब एक वोकैब कैसे डेवलप करें, मीनिंग कैसे सर डिटेक्ट करें, तो एक वो आल डेवलप होती है। और सर कॉम्प्रिहेंशन का तो मैं बताऊंगा सर, हम लोग में प्रीसी राइटिंग लिखने को आता है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन के बैच में सर इतनी चीज़ें मतलब ऐसी स्टोरीज बताते थे आप, तो डायरेक्ट हो सकता है मेरे एग्जाम में उसका कोई रोल ना हो, बट जब प्रीसी राइटिंग की हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो जो आपने क्लासेस में बातें बताई थी वो बार बार मतलब आती थी, क्योंकि एक आपने चीज़ों को क्लियर किया था और मैंने उसको सीखा कैसे। जैसे फिर मैं यहाँ सर वही चीज़ मेंशन करूँगा कि मैंने आपकी क्लासेस को एंजॉय किया था। बिल्कुल। मैंने उसे पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ा था। हम जब सर चीज़ों को, मेरे लॉ वाले सर भी कहते हैं टीआर सर, कि अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी बीट होगा और हमें नॉलेज भी मिलेगी। लेकिन हम केवल एग्ज़ाम बीट करने के लिए पढ़ेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम भी ना बीट हो और नॉलेज तो हमें होगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वही जो जिसको हम कहते हैं ना मीन्स वर्सेस एंड, हाँ बिल्कुल तो सर। मीन्स और एंड के बीच में जितना कम गैप होगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एक्चुअली बचपन से यही है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, बिल्कुल और सर। उस चक्कर में ना तो हम कर पाते हैं ना मिल पाता है, क्योंकि करने के दौरान क्या मिलने वाला है इसकी चिंता जैसे सर लगातार बनी स्टार्टिंग से ही रहती है। बताते थे बच्चे, हाई स्कूल कर लो बस जिंदगी बन जाएगी, हाँ वही फिर चीज़ इंटर कर लो जिंदगी बन जाएगी। तो ग्रेजुएशन कर वो लो एक जिंदगी हमारे बन सामने टारगेट सेट होता होता और जब हम सब करने के बाद भी हम खुद को शून्य पर पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने खुद को सोसाइटी के अकॉर्डिंग गवर्न करवाया, बिल्कुल हमने बिल्कुल खुद बिल्कुल। को नहीं गवर्न किया। क्योंकि अगर खुद को गवर्न करने लगेंगे ना तो बहुत सारे सवालों का जवाब खुद मिलेगा। जैसे मैं जो पढ़ाने की भी मैं क्लास में कोशिश करता हूँ, अब जैसे हम ग्रामर प्राइमर शुरू करते हैं तो वहाँ मैं वर्ड फ्रेज क्लॉज ये सब बताता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ आता। पाता सब्जेक्ट या वर्ब हाँ एग्रीमेंट जो आप सर। हाँ, तो अब फ्रेज और क्लॉज शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, बट उसमें तो फ्रेज भी आता है, क्लॉज भी आता है, ये क्लॉज बचपन की डेफिनेशन थी। तो अगर आप खुद सवाल पूछने लग जाओ कि मेरे चैलेंजेस क्या है, वोकैब में हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग रट रहे हैं, कौन मीनिंग पूछता है आपसे, यूसेज की समझ होनी चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट या कॉम्प्रिहेंशन की बात, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है। जब ये सारी बात समझ आएगी वोकैब और ग्रामर, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन खुद समझ आएगी। तो सब वही है कि सवाल अगर आप अपने आप से पूछें, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवालों का जवाब खुद निकलेगा, रादर देन आंख मूंद करके जस्ट किसी चीज़ को फॉलो करने के। बिल्कुल सर। और जैसे बार बार इंजॉयमेंट की बात करी, ये मैं क्लास के शुरू में भी कई बार कहता हूँ, इंट्रो क्लास में भी, शायद जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ तो एक फॉर्मेट है, पेपर पास करना है हमें, हम उसके लिए पढ़ते हैं। बट जब आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आते हैं ना, तो अब यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। अब वहाँ पे साइंस भी है, वहाँ पे आपकी जीएस के भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है, आपको क्वांटिटिव एबिलिटी भी सीख रहे हो, रीजनिंग एबिलिटी सीख रहे हो, तो एक्चुअली यू शुड एंजॉय दिस प्रोसेस। कि शायद जो मज़ा मुझे पूरे कॉलेज की पढ़ाई में नहीं आ पाया, क्योंकि देखो इस कॉलेज में भी नहीं बोलते कि इतने परसेंट अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो इसका मतलब कि हम कभी अपनी इच्छा से पढ़ाई करने नहीं जाते। इस स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में बोलते थे वो, माता पिता को बुला करके, और यहाँ वो दूसरा प्रेशर दिखाते हैं। तो ये इंजॉयमेंट वाला पॉइंट आप पकड़ लीजिए कि भाई मैंने जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, जैसे भी की, अच्छे से की नहीं अच्छे से की, वो एक अलग कहानी है। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन में आए तो स्टार्ट एंजॉइंग दिस प्रोसेस, कि शायद पहले जो मैंने चीज़ें रटी थी, जो अभी कमल ने बोला, अब उसको समझने का मौका मिल रहा है, उसको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। खासतौर से जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से आओ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। तो ट्राई टू एंजॉय दो 6 मंथ्स 1 ईयर पीरियड जब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा और बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स रैप अप दिस डिस्कशन। और कमल, एक बार मैं फिर से आपको बधाई देते हुए इस सेशन की समाप्ति करता हूं, और आपके आगे वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप न्यायाधीश से न्यायमूर्ति बने आगे जा करके, और लोगों के जीवन में न्याय मिले उन्हें। और मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जो कि डिमीनर बात बहुत साफ साफ तौर पे दिख भी रहा है, तो आप पूरी तरीके से अपने काम में सफल भी होंगे। बिल्कुल सर। मैं आपका और पूरी कैरियर विल की टीम का सर, और राकेश सर का बहुत बहुत सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर, क्योंकि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, बट
देर है तो हमें सही समझ होने की। बिल्कुल। जैसे वही मैंने कहा कि क्लैरिटी होने की सर। अभी भी कई बच्चे सर हमारी, क्योंकि सर लॉ की फील्ड में जीएस का एक पेपर होता है तो इसको बच्चे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, जो अल्टीमेटली उनको एग्ज़ाम टाइम में बहुत सर मालूम पड़ता है। तो सर मैंने तो इसका यूज़, मतलब इस प्लेटफॉर्म का भरपूर यूज़ किया और मुझे रिजल्ट भी मिला सर। तो सर मैं पूरी कैरियरविल टीम का सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर आपने जो बोला कि न्यायाधीश से न्यायमूर्ति बनूं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो सदैव ही, क्योंकि सर गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा ना तो बिल्कुल। आप हमेशा जीवन के पथ पर अग्रसर ही रहोगे, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और हमें भी बड़ा संतोष होता है बिकॉज करियरविल से आप तब जुड़े जब करियरविल शुरू ही हुआ था। 2018 में मेरे पहले बैच के साथ शुरू हुआ, आप 19 में जुड़े। और इसका पर्पज़ ही यही था कि एक बहुत ही कम फीस में हम अच्छे एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करें, और उसके परिणाम आप जैसे स्टूडेंट जब हमें मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये डिस्कशन हमारे छात्रों को ज़रूर मदद करेगा अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू। थैंक यू सर।